डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मैथमेटिक्स रियल नंबर्स के क्लास में स्वागत है। आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष रियल नंबर पार्ट 3 लेकर के। इसके अंतर्गत हम आज सीखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, अच्छी तरह से समझ करके इसको तब प्रश्नावली की ओर रुख करेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट देख लें। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये अंकगणित का, और इस प्रमेय के आधार पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है। संख्या भाज्य है कि नहीं, इसकी जांच भी इससे होती है। तो इसमें आने वाले एक एक शब्दों को हम पहले समझने का प्रयास करें। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक अपने को और एक को छोड़ करके किसी अन्य से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़ करके किसी दूसरे से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। और जो संख्या अपने और एक को छोड़ करके किसी दूसरे से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती। साधारण शब्दों में अन्य प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। इस संख्या के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं और इसके 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर यानी गुणनखंड। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं वह संख्या, वो होती है अभाज्य संख्या। सपोज दैट सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2। 3, इसका गुणनखंड 1 और 3 होगा, लेकिन 4, 1, 2 और 4, इन 3 संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और इन संख्याओं के 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये अभाज्य संख्या है। अंग्रेजी में इसको कंपोजिट नंबर और इसको प्राइम नंबर कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जो गुणनखंडन होगा वो अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको भी समझाएंगे। पहले आप स्टेटमेंट को लिख लें। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे 24। हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे? शुरू से ही आप इसके बारे में जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए नया है। 6 क्लास 7 क्लास में एलसीएम निकालते समय आप इसको जानते हैं। 2 से कटने वाली संख्या है 12, 6, 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
ये हुआ 24 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हम देख रहे हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ कोई भी भाज्य संख्या नहीं रखनी है। यदि भाज्य संख्या रखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें प्रत्येक भाज्य संख्या को, दी गई संख्या को हमें अभाज्य गुणनखंडों में पहले गुणनखंडित कर देना है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, तो यहाँ भाज्य संख्या 24 और यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इस रूप में हमने व्यक्त किया, यहां तक पहुंच गए हैं। अब समझें कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, तो यहां पर यदि हम इस 2 को पहला नंबर दें, इसको दूसरा नंबर दें और इसको तीसरा नंबर दें, क्योंकि यहां पर 3 बार 2 का रिपीटेशन हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 तो एक ही बार है। अब पैटर्न बदलते हैं, हम इस 2 को पहले लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। इसी तरह से हम इसको पहले लिख सकते हैं, इन दोनों को बाद में लिख सकते हैं। 3 को पहले लिख दें, फिर 2 को लिख दें, या 3 को कहीं बीच में लिख दें। जितनी तरह से हम चाहें हम इसको लिख दें। यही समझा रहा है, यही बता रहा है कि आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना जो यहां पर क्रम ऑर्डर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी किसी को लिख सकते हैं। अद्वितीय यानी यूनिक होता है, एक अकेला होता है। चाहे किसी भी तरह से आप इसको लिख दे, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। बस यही है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इतना ही आपको याद रखना होगा। अब इसमें एक प्रश्न पूछ देता है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप में। आपको विशेष करके ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव से ही आने वाला है। मैं जो यहां लेके चल रहा हूं आपको बेसिक जानकारी, आधार मजबूत होगा तो इमारत बुलंद होगी। तो यहां पर मैं आपको बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। आपको 50% OMR कवर करने वाला है। इसमें 1 नंबर के सवाल आएंगे। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का जो बुक है, उस बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है एक्सरसाइज से पहले, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर से भी सवाल निकाले जाते हैं। अब जैसे एक सवाल है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, ये पूछ देता है। गणितज्ञों का राजकुमार, तो गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न पाठ के अंदर से निकाले जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और विशेष करके यदि आप एक एक नंबर की तैयारी करेंगे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ साथ आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरी तरफ से भरपूर सहयोग रहेगा। चलिए आगे आपको हम इसका उपयोग समझाते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। उदाहरण के सवाल भी आप बना लेंगे। यदि उदाहरण के सवाल में कहीं भी कोई कठिनाई हो तो आप पूछना न भूलेंगे। और मेरा होमवर्क वही होता है जो मैं बता देता हूं। वो होमवर्क जो बोर्ड पर आपको बता दिया, आप उसी को कीजिए। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और होमवर्क भी हो जाएगा। दोहराव और गृह कार्य दोनों एक साथ संपन्न हो जाएंगे।
उदाहरण के भी कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं। पहले एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे उत्साह में दुगनी वृद्धि करेगा। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई नहीं, आप पहले से इसको जानते हैं। थोड़ा यहां रफ वर्क कर लेते हैं। 140 140 किस अभाज्य संख्या से कटने वाली संख्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब जरा आप ये बता दें कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? चलिए मैं बता देता हूं। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए एक को छोड़ दिया जाता है। एक है क्या आखिर? वैदिक मैथमेटिक्स में एक को परफेक्ट नंबर कहा जाता है और एक ईश्वर का प्रतीक है। 1 इज द सिंबल ऑफ गॉड, क्योंकि ईश्वर ही पूर्ण है, उसके सिवाय कोई पूर्ण नहीं है। तो एक ईश्वर का प्रतीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या 140 2 से कट जाएगा? जी बिल्कुल कटेगा। 70 फिर 2 से कटेगा। 35 अब किससे कटेगा? 5 से, बच गया 7। अब नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में अभाज्य संख्या आ गई है। तो हम लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अभी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपने स्टेटमेंट देखा कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यदि कोई चाहे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से भी निकाल सकता है। पहले 5 से भाग देगा 28, फिर 2 से 14, फिर मन करे तो 2 से 7, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। किसी को इच्छा हो कि नहीं हम 5 से भाग देने के बाद हम 7 से भाग देंगे, तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन वही अंक होंगे, वही संख्याएं मिलेंगी, चाहे आप किसी भी तरह से निकालिए। यही कहता है कि आने वाले क्रम के बिना क्रम पर ध्यान नहीं देना है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह से आप निकालिए, पहले 2 से निकालिए, 2 से भाग दीजिए, या 5 से दीजिए, या 7 से दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए इतना समझ गए। अब इसको लिखना है घात के रूप में। 2 कितनी बार आया? 2 बार। टू टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बस इतना ही आपको करना है। दैट इज योर आंसर। ओके,
एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा सवाल लेते हैं। 156, यहां पर 156 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कटने वाली संख्या है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कौन सी संख्या 2 से कटने वाली है, क्यों कटने वाली है, 3 से कटने वाली है या 5 से कटने वाली है। तो इन सब के बारे में आप कक्षा 6 में ही पढ़े होंगे। विभाज्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी, और उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। मैं इसके बारे में अगले क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें 2 से दिया हुआ है, 2 से, 3 से, 5 से, 4 से भी दिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का नहीं दिया है। एक बार थोड़ा सा उसका रिपीट कर देता हूं, रिवीजन। जिस संख्या का इकाई अंक सम हो या 2, 4, 6, 8, 0 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। यहां पर जरा देख लें, इकाई अंक 2, 6 है तो 2 से कट जाएगा, यानी 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अंकों को जोड़ के देख लें तो 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 3 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 156 3 से कट जाएगी। 4 का नियम है कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो संख्या 4 से कट जाएगी। यहां पर अंतिम 2 अंक 56 4 से कट जाएगा, 14 से 12 में कट जाएगा। 5 का नियम है कि अंतिम अंक यानी इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से कटेगी। 6, जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, दोनों से विभाजित हो एक साथ, तो वो संख्या 6 से कट जाती है। लेकिन 7 के बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मैं करूंगा चर्चा। 7 के बारे में मैं बात करूंगा, अभी नहीं, अगले क्लास में। उसके लिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता लेनी पड़ेगी, और वैदिक मैथमेटिक्स में हम बताएंगे आपको कि 7 से किस तरह से विभाज्यता की जांच करते हैं। 7 ही नहीं, जो भी टेढ़ी टेढ़ी संख्याएं हैं, 7, 13, 17, 19, इन सब के बारे में हम एक क्लास आपको जरूर लेंगे। तो यहां देखिए, 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 39। अब 39 2 से तो कटने वाली संख्या है नहीं, क्योंकि अंतिम अंक 2 4 6 8 0 नहीं है, 9 है अंत में। अंकों को जोड़ करके देखें तो 3 9 12, 12 3 से कटेगा, इसलिए 3 से भाग देंगे। 13, और 13 अभाज्य संख्या है, अंत में अभाज्य संख्या मिल गई, छोड़ देंगे। 156 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब ये 2 कहीं भी हो सकता है, इसको सजा के लिख दें, 2 का पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। बस इतना ही आपको करना है। 1 नंबर का सवाल आ सकता है, 2 नंबर का सवाल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बाकी इसमें 3 प्रश्न और हैं, आप स्वयं हल करें और उसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यदि आप बना करके आंसर नहीं लिखेंगे तो लगेगा कि आप केवल खिलवाड़ कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए संग संग चलिए, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पर फैक्टर है और यहां पर मल्टीपल है। ये गुणनखंड है और ये गुणज है। गुणनखंड और ये है मल्टीपल गुणज। गुणज क्या होता है? यदि हिंदी में देखें इसको गुणज, तो इसको कहेंगे कि गुणा से जिसका जन्म हुआ है उसे गुणज कहते हैं। जैसे पंकज, पंक से जन्म हुआ है पंकज, कमल। उसी तरह से गुणा से जिसका जन्म हुआ है वो गुणज। शब्दों को समझ करके भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। एक और नाम है इसका, फैक्टर और गुणज का ये एक और नाम है अपवर्तक, अपवर्त्य। अपवर्त्य, मल्टीपल को अपवर्त कहते हैं, फैक्टर को अपवर्तक कहा जाता है। इन सब नामों को आप जान लीजिए। देखिए, ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। कहीं से भी मिले, ज्ञान कभी बेकाम नहीं होता, इसलिए सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM के बीच रिलेशन ये स्थापित करना है, जांच करना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 26 and 91। छब्बीस और 91 अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का। 26 का अभाज्य गुणनखंड आप रफ में कर सकते हैं। दो से कट जाएगा, 91 7 से कटेगा, अब हमें निकालना है इसका HCF। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? 13 is common in both numbers, therefore HCF is 13। HCF is 13। Clear? Now come for LCM। LCM कैसे निकालते हैं? बहुत आसान। जो कॉमन निकल जाए उसको एक बार लिख दें। 13 इज कॉमन, लिख दिया। उसके बाद जो जो संख्याएं बच गई उसको लिख दीजिए। पहले 13 लिख दिया, क्या बचा? 2, फिर 7 लिख दिया। सीधे गुणा कर दें, कितना होगा? 182। गुणा करने में भी आपको तत्परता दिखानी होगी, फास्ट मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा, जिससे कि आपका समय बचे। क्यों समय बचे, ये जरा यहां पर थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
50 नंबर OMR हो जाता है और 50 नंबर जो बच जाता है उसमें 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। 15 प्रश्नों का जवाब देना होता है। 22 प्रश्न आते हैं जिसमें से 15 प्रश्नों का जवाब देना होगा आपको। ये हो गया 30। फिर 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। ये 50 नंबर OMR और ये हुआ शॉर्ट आंसर, ये हुआ लॉन्ग आंसर। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 50 प्लस 15, यहां पर 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, यानी टोटल 69 प्रश्न क्वेश्चन आपको हल करने होंगे बोर्ड एग्जाम में, और समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। तो आप सोच लीजिए कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। इसलिए फास्ट मल्टीप्लिकेशन, फास्ट डिवीजन, ये सब भी आपको जानना होगा, सिखाया जाएगा। अब आगे क्या करना है इस प्रश्न में? HCF और LCM तो हमने निकाल दिया। अब जांच करना है कि ये जो HCF और LCM है, दो संख्याओं का गुणनफल, दी गई दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91। तो इनका गुणनफल। फिर HCF और LCM का गुणनफल। HCF और LCM कितना आया है? HCF 13 और LCM 182। इनका गुणा कर दीजिए। यदि गुणनफल बराबर आता है तो आपका सॉल्यूशन सही है, यदि गुणनफल बराबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दोष है, कहीं कहीं गलत है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ये गुणा करके देख लीजिए, और इसका भी गुणा कर लीजिए। हम भी गुणा कर लेते हैं यहां। यहां पर हमने गुणा कर लिया, अभी साधारण तरीके से गुणा किए हैं। बाद में इस गुणा को बता देंगे कि आप 1 लाइन मेंटल प्रोसेस, एक लाइन में आप गुणा करेंगे। वैदिक गणित में ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो कि गुणा को चुटकी बजा के हल कर देते हैं। तो 1 लाइन मेंटल प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे। अभी आप ये देखिए, 23 66 23 66। यहां पर देखिए तो दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए तो हमारा आंसर सही है, यानी लास्ट में वो लिख देना है। जांच है वो वेरीफाई लिखा हुआ है कि जांच कीजिए। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसको हम रफ में रख देते हैं। अब यहां लिख देते हैं 26 गुणा 91, 13 गुणा 182, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमें मिल गया इक्वल, वेरीफाइड, सत्य है। क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम
यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं यदि आपको कहीं भी कोई समस्या हो किसी भी प्रश्न में। इसी तरह 2 सवाल इसमें बच जाते हैं, आप सॉल्व कीजिए, अपने से बनाइए, ताकि लगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। यदि आप इसको अपने से सॉल्व कर लेंगे तो मुझे संतुष्टि होगी, मुझे लगेगा कि मैंने अपना काम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला है 12, 15 और 21। पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कीजिए और पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। यदि नहीं समझते हैं तो यहां रफ किया जा सकता है। 15, 3 गुणा 5, 21, 3 गुणा 7। पहले एचसीएफ निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है? तीनों में जो मिले उसको लिख लेंगे। तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है? बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। तीनों में 3 कॉमन है, एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? ठीक उसी तरह इसके पहले वाले सवाल की तरह तीनों में जो संख्या मिल जाए उसको लिख लें और जो बाकी बचे उसको लिख देना है। लेकिन एक चीज यहां पर और ध्यान देते हुए आगे बढ़िए कि तीनों में जो संख्या मिल रही है उसको तो हम लिख लिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 5 है, इसमें भी 5 हो जाए, या इसमें 7 है उसमें 7 हो जाए। ऐसी भी तो परिस्थिति हो सकती है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उस परिस्थिति में तीनों में जो मिले उसको कॉमन निकाल लें, उसके बाद 2 में जो मिले उसको कॉमन निकाल लें। यानी 2-2 संख्याओं में यदि कुछ कॉमन फैक्टर निकलता है तो उसको भी एक बार लिख लें और अंत में जो बच जाता है उसको लिख दें। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चले, पहले तीनों में, तब 2 में, चाहे वो 2 ऊपर वाला 2 हो सकता है, नीचे वाला हो सकता है, या ऊपर और सबसे लास्ट वाला हो सकता है। तो पहले तीनों में, तब 2 में, और तब अंत में जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो यहां पर 2 में तो कोई कॉमन नहीं है इसलिए छोड़ दिया। यहां पर ये पद कैंसिल हो गया, लास्ट में बच गया क्या? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसका सीधे गुणा करें। तीन दूना 6 दूना 12, 12 5 60, 6 7 42, 420। ये आपका आंसर हो गया। एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लीजिए। 2 में देखेंगे तो तीनों में कोई संख्या नहीं मिलने वाली है। जब तीनों में कुछ नहीं मिलेगा तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। जैसे देख लेते हैं, 17, 23 और 29। 17 को लिख सकते हैं 17 गुणा 1, 23 को 23 गुणा 1 और 29 को 29 गुणा 1। यहां तीनों में कुछ नहीं, केवल 1 मिल रहा है, 1 होगा एचसीएफ। और एलसीएम, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा एलसीएम। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला सवाल है
8 9 25 उसी तरह से बनाना है। ये भी आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 657, ये बुक एनसीईआरटी का बुक है। ये एनसीईआरटी के बुक से ही ये सवाल हम लिख रहे हैं। 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। अभी इसके ऊपर वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक फार्मूला देखा, दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो ए और बी का गुणनफल ए गुणा बी, ये बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम के। एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। बस इसी सूत्र का, इसी फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, और ये एचसीएफ की जगह पर रखिए, एलसीएम बच जाएगा। यहां लिख दीजिए। हम जानते हैं कि वी नो दैट ए का वैल्यू 306, बी का वैल्यू 657, एचसीएफ 9, एलसीएम फाइंड करना है। अलजेब्रा समीकरण 9 को इधर लाएंगे, 306 गुणा 657 डिवाइडेड बाई 9। अब यहां इसको आप आसानी से इजीली कटा लीजिए, हल कर लीजिए। नौ से इसको कटा देते हैं, 9 7 63, और यहां हो गया 2 शेष बचा 73। मल्टीप्लाई कीजिए, आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर ले आइए। आप गुणा कर लिए होंगे, कितना आया? प्रश्न को इतना बना लीजिए कि उत्तर याद हो जाए। 1 नंबर का सवाल यदि पूछे तो आप प्रश्न देखते ही सीधे उत्तर को टिक लगा दीजिए, ओएमआर पर बनाने की जरूरत न पड़े। सीधे प्रश्न का आंसर देख करके विकल्प से आप रंग दीजिए। अब 2 प्रश्न बच जाते हैं, समय ज्यादा हो चला है, अगले क्लास में उसकी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले आपके लिए कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 का 3रा, 4था, 5वां, क्वेश्चन नंबर 2 का 2रा, 3रा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3रा। ये प्रश्न आप हल करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिनका उत्तर सही होगा उस लड़के का नाम अगले क्लास में हम जरूर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।